आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल किसको कहते हैं? वो सारा सेल ऑर्गेनल जिसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो लेयर पाई जाती है। तो ये दो लेयर से अगर घिरा हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। तो सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल कौन कौन सा है? एक है आपका न्यूक्लियस, दूसरा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन ये जो है आपका प्लास्टिड्स वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। और सेल ऑर्गेनल्स को हम क्या कहते हैं? कंपार्टमेंट विद इन कंपार्टमेंट। तो इसमें तीन, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, फिर दूसरा प्लास्टिड और तीसरा न्यूक्लियस। ये तीनों के तीनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं। अब ये दोनों बड़े विचित्र टाइप के सेल ऑर्गेनल हैं, वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि ये दोनों सेल ऑर्गेनल ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर जमा किए हुए हैं। वो कौन सा जेनेटिक मटेरियल है? डीएनए। इसमें भी डीएनए पाया जाता है, इसमें भी डीएनए पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए पाया ही जाता है। तो तीनों में क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। लेकिन यही एक दो सेल ऑर्गेनल ऐसा है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनल नहीं है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मिलता हो। सेल ऑर्गेनल से मतलब कंपार्टमेंट विद इन कंपार्टमेंट वाले में। अगर राइबोसोम की हम बात करें तो उसमें उसका केमिकल कंपोजिशन है आरएनए और प्रोटीन। तो आरएनए तो जेनेटिक मटेरियल है नहीं इसके केस में। वो आरएनए जेनेटिक मटेरियल कुछ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा होता है, कुछ वायरसेस में पाया जाता है, रिट्रोवायरसेस में। एनीवे, हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। इसको खोजा किसने था? इसको खोजा था कॉलिकर ने। और नेम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? बेंडा। तो इसको खोजा था कॉलिकर ने और नेम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया? बेंडा ने दिया। देखिए, यह डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाया जाता है। ये है इसका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? एक इसके अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है। राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए। अब यह दो मेम्ब्रेन से मिलकर के बना हुआ है। ये बाहर वाले को हम क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाले को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन।
दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो खाली जगह है इसको क्या कहते हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। देखिए जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ जो फोल्ड निकला हुआ है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये अंगुली के जैसा उभार निकला हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी के ऊपर बहुत से छोटे छोटे स्ट्रक्चर लगे रहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑक्सीसोम। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम। और ये जो इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ पूरा स्पेस है, इसको हम कहते हैं इनर चैम्बर। ये क्या हो गया? इनर चैम्बर। इनर चैम्बर। और इस इनर चैम्बर के अंदर एक हेट्रोजेनस लिक्विड भरा रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कॉलिकर ने। नेम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? बेंडा ने। यह दोनों प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। यह दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक रचना है। बाहर वाले को हम क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाले को क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन के बीच का जो खाली जगह है इसको क्या कहते हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं? इनर चैम्बर। इनर चैम्बर। और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को हम आउटर चैम्बर भी कहते हैं। और आउटर चैम्बर, ये इनर चैम्बर, आउटर चैम्बर दो। और इनर चैम्बर के अंदर जो हेट्रोजेनस लिक्विड भरा हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत तरह के इंजाइम्स पाए जाते हैं और वो इंजाइम इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन के समय। क्रेब साइकिल, इसके अंदर एक चक्र चलता है, रेस्पिरेशन का एक चक्र है, जिसको हम कहते हैं क्रेब साइकिल। तो उसके सारे इंजाइम्स इसी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए, इनर मेम्ब्रेन से बहुत सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अंदर की तरफ निकला हुआ है। यह जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। अब इस ऑक्सीसोम के इसको कहते हैं क्रिस्टी। और क्रिस्टी के टिप पर जो रेड कलर दिख रहा है आपका, ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ऑक्सीसोम। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसको क्रिस्टी, और इसके ऊपर जो रेड ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। तो ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है एक्चुअली इसमें 3 हिस्सा है इसका। एक होता है इसका हेड, और एक होता है इसका बेस, और हेड और बेस के बीच में ये है आपका इसका नेक। तो ये है हेड, ये है बेस, और ये दोनों के बीच का लिंक है, ये नेक हो गया। तो इट इज द इनलार्ज स्ट्रक्चर ऑफ ए ऑक्सीसोम। और इसी ऑक्सीसोम के हेड वाले रीजन में एक एंजाइम पाया जाता है, एटीपेज। ये जो एंजाइम है इसका नाम है एटीपेज। ये एंजाइम है, और इस एंजाइम की मदद से क्या होता है कि एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। वो एनर्जी कैसे बनता है? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएगा एटीपी। तो ये जो एटीपी है, सॉरी ये यहाँ से नहीं, इसको हम यहाँ से दिखाते हैं। ये एडीपी और
प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों क्या बनाएगा, एटीपी। यानी कि ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। एटीपी को कहते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी। इसके अतिरिक्त इसमें एक रेड कलर का दिख रहा है एक स्ट्रक्चर, और ये एक ब्लैक से दिख रहा है। जो रेड कलर वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है इसका सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम। और ये जो राइबोसोम है इसका टाइप क्या है, 70S। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था किसने, कॉलिकर ने खोजा था। और नेम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था, बेंडा ने दिया था। यह डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। इसका दो मेम्ब्रेन में, एक होता है इसका आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा होता है इसका इनर मेम्ब्रेन। देखिए, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, एक खाली स्पेस दिख रहा है। ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और इसी को कहते हैं हम आउटर चैम्बर। इनर मेम्ब्रेन से बहुत से उंगली के जैसा उभार निकला हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी के टिप पर एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम। और वह जो ऑक्सीसोम है उसमें 3 पार्ट है, एक होता है बेस, दूसरा होता है नेक, और एक ऊपर वाला जो है इसको कहते हैं हम हेड। तो ये जो बेस वाले रीजन में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये बाद में हम लोग देखेंगे, जब रेस्पिरेशन में पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो इस ऑक्सीसोम के बेस पर क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके हेड में क्या मिलता है, एटीपेज इंजाइम। और यह एटीपेज इंजाइम एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एटीपी में कन्वर्ट करता है। तो ये एनर्जी जनरेटर यूनिट है जो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। अब देखिए, इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या, जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं, इनर चैम्बर। और इस इनर चैम्बर के अंदर हेट्रोजेनस लिक्विड भरा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। उसमें बहुत तरह के इंजाइम्स पाए जाते हैं, और इसमें 2 इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है जो किसी सिर्फ प्लास्टिड्स को छोड़ करके और किसी में नहीं पाया जाता। एक है इसका सर्कुलर डीएनए और दूसरा है इसका राइबोसोम। वह भी कौन सा, 70S राइबोसोम। देखिए, ये जो सर्कुलर डीएनए है, यह जो डीएनए है ये कहाँ पाया जाता है, यहाँ सेल ऑर्गेनल में पाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये सर्कुलर डीएनए किसका कैरेक्टरिस्टिक, किसके सेल में पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल है। वो है बैक्टीरियल सेल का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। ठीक उसी तरीके का जेनेटिक मटेरियल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है। एक और सिमिलरिटी है प्रोकैरियोटिक सेल से माइटोकॉन्ड्रिया की, वो क्या है, इसका जो राइबोसोम है वो कैसा है, 70S टाइप है। जबकि आपका प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें भी राइबोसोम 70S टाइप का होता है। तो ये सर्कुलर डीएनए और ये 70S राइबोसोम दोनों इस सेल ऑर्गेनल के अंदर पाया जाता है। और ऐसा ही और कहा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी जो उत्पत्ति हुई है यह प्रोकैरियोटिक लाइक ऑर्गेनिज्म से हुआ है। तो कोई ना कोई इसका रिलेशन जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से है। अब देखिए, इसका जो जेनेटिक कंपोजिशन है, जेनेटिक कंपोजिशन क्या है डीएनए का, माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेटिक कंपोजिशन, ये जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, इसमें 3 चीज, एक तो डीएनए सर्कुलर, दूसरा इसका राइबोसोम, और डीएनए है तो अगर प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो डीएनए से आरएनए भी बनेगा। तो जहां डीएनए हो, आरएनए हो, राइबोसोम हो, अगर ये 3 चीज पाया जाएगा तो क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो यह प्रोटीन का भी निर्माण करता है। तो जब प्रोटीन, और वह जो प्रोटीन होगा वह
कुछ काम भर का प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना लेता है क्योंकि इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, और बाकी के प्रोटीन के लिए इसे डिपेंड करना पड़ता है किसके ऊपर, न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल के ऊपर। न्यूक्लियस के अंदर भी एक जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। कुछ प्रोटीन जो है न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल यानी उसके डीएनए से जो बनेगा वो, और ये अपना खुद का बनाता है। क्योंकि काम भर का प्रोटीन जो थोड़ा बहुत इसको जरूरत होता है ये खुद बना लेता है, इसीलिए इस सेल ऑर्गेनल को हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। इट इज द ओनली सेल ऑर्गेनल विच इज प्रोकैरियोटिक इन ऑरिजिन इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक एनिमल सेल। अब देखिए कि डीएनए है, तो डीएनए का काम क्या है, इट ट्रांसफर द हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो यह भी एक तरीके का कैरेक्टर को इनहेरिट करता है पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में। तो चूंकि यह जो कैरेक्टर है माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर पाए जाने वाले जीन के थ्रू जा रहा है, इसलिए यह एक स्पेशल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करता है। उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस जब चैप्टर बताएंगे तब बताऊंगा कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहाँ। अभी फिलहाल इतना ही समझिए कि ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी पार्टिसिपेट करता है, और ये प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का है। इसके क्या प्रमाण है, सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम 70S टाइप का पाया जाना। ये दोनों ही कैरेक्टर किसका है, प्रोकैरियोटिक सेल का है। तो दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोकैरियोटिक इन ऑरिजिन, और यह इस ऑर्गेनल को हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल ही कहते हैं। लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एटीपी। बहुत सारा फंक्शन है इसका, लेकिन जो मुख्य काम है एनर्जी का प्रोडक्शन करना, और जो दूसरा काम है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद जो दूसरा सेल ऑर्गेनल है उसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड। चलिए अब प्लास्टिड्स के बारे में देखते हैं। प्लास्टिड्स किसमें पाया जाता है, सिर्फ हायर प्लांट्स में पाया जाता है, हायर यूकैरियोटिक प्लांट्स में। और यह भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। इस चिम्पर ने प्लास्टिड्स को 3 पार्ट में बांटा है, इसको क्लासिफाई किया है। किसने क्लासिफाई किया है प्लास्टिड्स को, एस्चिम्पर ने। एस्चिम्पर के हिसाब से ये जो प्लास्टिड है ये 3 तरीके का होता है। एक होता है कलर्ड प्लास्टिड, कलर्ड, और दूसरा होता है कलरलेस। जो कलर्ड प्लास्टिड है ये 2 तरीके का होता है। एक को कहते हैं हम क्लोरोप्लास्ट, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। और जो कलरलेस प्लास्टिड्स होता है इसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड डबल माउंट सेल ऑर्गेनल है जो कि ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, और वह भी यूकैरियोटिक हायर ग्रीन प्लांट्स में, यूकैरियोटिक सेल में ये पाया जाता है। अब देखिए ये जो प्लास्टिड्स है इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। ये 3 तरीके का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। देखिए जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा है, ग्रीन कलर का प्लास्टिड्स है, ग्रीन इन कलर। ये क्रोमोप्लास्ट का है रेड ऑरेंज इन कलर, रेड ऑरेंज इन कलर। और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। हर का फंक्शन अलग अलग है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर, इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है उसको कहते हैं क्लोरोफिल, और इट टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है और प्लांट के लिए भोजन का निर्माण करता है।
क्रोमोप्लास्ट फॉर्म द कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जैसे पेटल्स का जो कलर होता है, रेड होगा, ब्लू होगा या बैगनी, तो ये डिफरेंट कलर्स यानी पेटल्स के कलर यानी कलरफुल पार्ट जो होता है प्लांट्स के अंदर, ये किसका काम है? क्रोमोप्लास्ट का। और ल्यूकोप्लास्ट का काम है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। तो फूड मटेरियल कौन कौन सा हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। अगर ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर कर रहा है तो इसको कहते हैं एलीरोप्लास्ट, और अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा है तो इसको कहते हैं एमाइलोप्लास्ट, और अगर वह लिपिड को स्टोर कर रहा है तो इसको कहते हैं एलायोप्लास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ल्यूकोप्लास्ट भी 3 तरीके का हो गया। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। तो इसमें देखिए हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट यह डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। इसमें 2 मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। यह है आपका आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और ये इसके नीचे है एक दूसरा मेम्ब्रेन का लेयर जिसको हम क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह है इसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टिडियल स्पेस। ये आउटर चैम्बर है इसका, और ये अंदर वाला जो है ये आपका इनर चैम्बर है। इनर चैम्बर, और इस इनर चैम्बर में क्या भरा रहता है? मैट्रिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर बहुत से ग्रैनुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये जो ग्रैनुलर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? ग्रैना। और ये जो ग्रैना है आपस में जुड़ा भी रहता है, और ये जो जोड़ने वाला स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? लैमेला। इसको कहते हैं हम लैमेला। और ये क्या हो गया आपका? ग्रैना। और जो मैट्रिक्स हो गया उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। देखिए इसके अंदर भी 2 चीज जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है इसमें भी पाया जाता है। एक तो इसका एक अपना डीएनए होता है, वह भी डीएनए प्रोकैरियोटिक जैसा ही होता है, सर्कुलर होता है, प्लाज्मिड। तो ये है इसका सर्कुलर डीएनए। और इसमें एक चीज और पाया जाता है, वो क्या है? प्रोकैरियोटिक टाइप राइबोसोम, और वह भी राइबोसोम कौन सा टाइप है? 70S टाइप। 70S टाइप वाला जो राइबोसोम होता है वो छोटा वाला राइबोसोम है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और एक जो और टाइप है राइबोसोम का जिसको हम कहते हैं 80S टाइप, वो बड़ा राइबोसोम है जो कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यह भी यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, लेकिन यह यूकैरियोटिक सेल कौन सा है? प्लांट है। और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल दोनों यूकैरियोटिक सेल, प्लांट के यूकैरियोटिक सेल में और एनिमल दोनों के यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन देखिए वो दोनों जो यूकैरियोटिक सेल है उस यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो आरएनए मिलेगा वो 80S टाइप का होगा, यानी बड़ा वाला होगा। लेकिन इन दोनों सेल ऑर्गेनल के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो कैसा होता है? 70S टाइप का होता है। और वह जो 70S टाइप का राइबोसोम है किससे मिलता जुलता है? प्रोकैरियोट से मिलता है। तो देखिए अब प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम है कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तो इसमें भी क्या है? सर्कुलर है। और ये सब है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरोप्लास्ट की भी ओरिजिन कैसे हुई है? इसका जो एंसेस्टर रहा होगा वो क्या होगा? प्रोकैरियोटिक टाइप ऑर्गेनिज्म से क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति हुई है। और बाहर से आया है, इसके प्रमाण क्या है? दोहरी झिल्ली का होना। अब ऐसा दोहरी झिल्ली कैसे प्रूफ करता है कि ये बाहर से आया है, तो मैं इसके बारे में डिटेल में आगे क्लास में बताऊंगा। लेकिन यह जो सेल ऑर्गेनल था पहले उस यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं था, ये बाहर से आकर के वहाँ परमानेंटली रह गया और बस गया। और तो यह जो सेल ऑर्गेनल है यह प्रोकैरियोटिक
ऑरिजिन का है। क्यों कहते हैं प्रोकैरियोटिक? क्योंकि इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। देखिए अब इसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट का जेनेटिक कंपोजिशन, जेनेटिक कंपोजिशन क्या होगा क्लोरोप्लास्ट का? इसमें भी क्या होगा? डीएनए पाया जाता है। दूसरा क्या होगा आपका? राइबोसोम, और डीएनए तो इससे आरएनए भी बनता है। तो जहां डीएनए, आरएनए और राइबोसोम पाया जाएगा तो क्या बनाएगा? प्रोटीन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन बनाता था तो यहाँ भी ये प्रोटीन बनाएगा। तो यह जो प्रोटीन बनाएगा, कुछ प्रोटीन जो है इसका जो अपने काम भर का थोड़ा बहुत प्रोटीन ये बना लेगा, बाकी प्रोटीन के लिए इसे न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ के लिए यह न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड करता है और कुछ जो है स्वतः बना लेता है, यानी पूर्ण रूप से ये स्वतंत्र नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। और एक और काम क्या करता है ये कि इसके अंदर डीएनए है, तो डीएनए है तो ये कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ले जाता है। और यह जो डीएनए पाया जाता है साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल में है, इसलिए यह किस तरह के इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में। तो अब देखिए जो दो सेल ऑर्गेनल, कौन कौन से दो सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक ऑरिजिन का होता है? एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। दूसरा क्या है? द टू सेल ऑर्गेनल दे आर ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। कौन कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। और टू सेल ऑर्गेनल दे टेक पार्ट इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो और इसका काम क्या है? ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है इसका काम क्या है? ग्रीन पिगमेंट्स इसके अंदर पाया जाता है, तो जब ग्रीन पिगमेंट पाया जाएगा तो ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। तो ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है, कुछ प्रोटीन अपने काम का भी बना लेता है, और क्या है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो था आपका दूसरा डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। एक तीसरा है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस भी कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, और ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाया जाता है। वो कैसा सेल होगा? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर पहले हम ड्रॉ करते हैं और फिर उसके बारे में क्या क्या उसमें पाया जाता है। देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, और ये जो डबल मेम्ब्रेन है इसका ये कैसा है? कंटिन्यूअस है? नहीं। देखिए बीच में छोटे छोटे पोर दिख रहे होंगे, तो ये देखिए ब्रेक है यहाँ पर, तो ये जो ब्रेकेज है इसलिए इसको कहते हैं डबल मेम्ब्रेन सेल। मेम्ब्रेन तो है ये, लेकिन कंटिन्यूअस है? नहीं, ये डिसकंटिन्यूअस सेल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड डिसकंटिन्यूअस सेल मेम्ब्रेन। और इसके जो आउटर मेम्ब्रेन है उस आउटर मेम्ब्रेन से क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेट करता है, जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो तरीके का होता है। कुछ के ऊपर जो है ग्रैनुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं राइबोसोम, यानी ये रफ हो गया और ये स्मूथ हो गया। अब देखिए इस सेल के, इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत से नेटवर्क ऑफ थ्रेड रहता है। इस नेटवर्क ऑफ थ्रेड को हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। और इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर का जो तरल पदार्थ है उसको
जानते हैं आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसको खोजा किसने था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने खोजा था सेल 1665 में, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था न्यूक्लियस को। यह न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। आउटर, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये अंदर वाला हो गया इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों मेम्ब्रेन केमिकली किस चीज का बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस भी हल्का सा दिख रहा है, इसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इसके अंदर, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज, एक है क्रोमैटिन नेटवर्क और एक है आपका न्यूक्लियोलस। तो मैंने बताया था कि सेल के अंदर दो सेल ऑर्गेनल हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। एक है आपका राइबोसोम। वह जो राइबोसोम है वह प्लांट में भी पाया जाता है, प्लांट सेल में भी, और एनिमल सेल में पाया जाता है। एक स्ट्रक्चर जो है सेंट्रोसोम, वो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। और न्यूक्लियोसोम जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, यह प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। यह भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। और इसको खोजा था फोंटाना ने। फोंटाना वो साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में खोजा था। अब ये जो न्यूक्लियोलस है, ये रीअपियर और डिसअपियर होते रहता है न्यूक्लियस के अंदर। जब सेल डिवाइड करता है तो ये डिसअपियर हो जाता है, और जब सेल डिवीजन के बाद फिर नया बनता है तो ये फिर से मौजूद हो जाता है। अब ये कब गायब होता है और गायब होकर जाता कहाँ है, और फिर से ये कैसे रीअपियर हो जाता है, और तब इस सब के बारे में आगे के क्लासेस में मैं बताऊंगा। तो ये है आपका न्यूक्लियोलस, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, इसको खोजा था फोंटाना ने। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए बनाता है। ये है आपका नेटवर्क क्रोमैटिन। क्रोमा का मतलब होता है कलर, और टीन थ्रेड को कहते हैं। तो कलर लाइक थ्रेड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। तो ये नेटवर्क है, नेटवर्क से हमने एक क्रोमैटिन को बाहर निकाल लिया है। अब ये जो क्रोमैटिन है, जब सेल डिवाइड करता है, डिवीजन के समय क्या होता है? जब सेल डिवीजन करने को तैयार होता है तो ये जो क्रोमैटिन है ये क्या हो जाता है? डबल, यानी ये दो क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्या होता है? बाद में ये बहुत लंबा थ्रेड होता है, इस तरीके का ये थ्रेड लंबा सा होता है। और इसमें क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। ये क्या बन गया? क्रोमोसोम। तो देखिए ये कैसे रहता है? क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड नहीं करता है तो इस तरीके का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नेटवर्क के फॉर्म में रहता है। लेकिन जब सेल डिवाइड करता है तब उससे पहले, क्योंकि डिवीजन में दो डॉटर सेल बनना है, तो दोनों डॉटर सेल में जो है क्रोमैटिन को जाना है। तो मान लिया जाए कि 1 2 3 4 थ्रेड है इसमें, तो अगर ये डिवीजन के लिए जाएगा, ये पूरा सेल अगर डिवीजन के लिए जा रहा है तो 4, ये 4 की जगह 8 हो जाएगा। तो 4 से ये 8 बनेगा कैसे? तो आप जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन में एक स्टेज है सेल साइकिल का, सेल साइकिल इंटरफेज का। इंटरफेज में 3 सब स्टेजेस हैं, G1, S और G2। तो ये जो S स्टेज है